हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कोशिका क्या होता है, कोशिका का मतलब क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। NCERT हाईलाइट करने वाले हैं। क्लास 11 का अध्याय 8 है हिंदी माध्यम। जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। NCERT हाईलाइट। तो बने रहिए, शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम कोशिका क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कोशिका क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका का समग्र अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ये सभी चीज़ों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। जो चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका का मतलब क्या होता है, यही चीज़ हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? कोशिका का मतलब है, अगर हम आप लोगों से पूछें कि जो मकान है, मकान किस चीज़ से बना हुआ है, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? सोचिए। जो मकान है वह ईंट से बना होता है। बहुत सारे ईंटों से मिलकर एक मकान को तैयार करता है। उसी तरह जो हमारा शरीर है वो हमारा शरीर एक ईंट की तरह ही होती है। यानी कि ईंट की तुलना है कोशिका से कीजिएगा। ईंट को जहाँ पर हम मकान से अगर हम करते हैं तो मकान में हम ईंट को ले रहे हैं, उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वह बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका। चलिए NCERT हाईलाइट करते हैं सीधा सीधी हम लोग। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। सजीव और निर्जीव का मतलब क्या होता है? सजीव जिसमें कोशिका पाया जाएगा उसे हम सजीव बोलेंगे, और जिसमें कोशिका नहीं पाया जाएगा उसे हम निर्जीव बोलेंगे। निर्जीव का क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपके हाथ में फ़ोन है, ये हमारा निर्जीव है। आपके टेबल पे चेयर होगा, आपके चेयर, टेबल, बुक, पेन, कॉपी, ये सभी क्या है? निर्जीव है। निर्जीव का मतलब जिसमें कोशिका नहीं पाया जाता है, और सजीव का मतलब जिसमें कोशिका पाया जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग? बढ़े आगे? तो ठीक है, चलिए। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। जब अपने को पाते हैं आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव को जीव कहलाते हैं और निर्जीव को जीव नहीं कह सकते। निर्जीव को जीव क्यों नहीं कह सकते? तो इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीवन की जो आधारभूत इकाई होती है वह जीव कोशिका की उपस्थिति जिसमें कोशिका पाया जाएगा। जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। जिसमें कोशिका पाया जाएगा उसे हम सजीव बोलेंगे, और जिसमें कोशिका नहीं पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। समझ गए होंगे यहाँ तक? बढ़े आगे। सजीव उसे कहेंगे जिसमें कोशिका पाया जाएगा, और जिसमें कोशिका नहीं पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? निर्जीव। यहाँ पर क्या कह रहा है? कोशिका की उपस्थिति होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे, और जहाँ पर कोशिका की अनुपस्थिति होगी उसे हम लोग निर्जीव बोलेंगे। समझ गए होंगे यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव इस दुनिया पर, जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, वह चाहे चींटी हो, चींटी से लेकर हाथी तक, बहुत मनुष्य हो, कुछ भी हो, जितने भी आपको इस दुनिया में जीव है, इस पृथ्वी पर जीव है, सभी जीवधारी वो किस चीज़ से बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं।
इनमें से कुछ जो होते हैं, कुछ जो जीव हैं, इनमें से बहुत सारे कुछ जो जीव हैं वह एक कोशिकाओं से बने होते हैं, वह एक कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो सिर्फ एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो गया आपका अमीबा, पैरामीशियम। समझ गए? अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं वह एक कोशिकीय का उदाहरण है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा हो गया आपका और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या होते हैं? वे सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। समझ गए? वहीं पर अगर हम बात करते हैं, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जो जीव होते हैं वह एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है जी? एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जबकि दूसरी ओर हमारे जैसे हम जैसे मनुष्य कि जैसे मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं में से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस कोशिका जीवन की इकाई अध्याय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज कहाँ से हुआ, किसने किया? तो आप बने रहिए। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। इन्होंने मृत जो कोशिका की खोज किए थे वह कोशिका क्या थे? मृत कोशिका थे। कब किए थे? मृत कोशिका की खोज किए थे, और इन्होंने कब किए थे? 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। और कौन सा कोशिका थे? मृत कोशिका थे। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। समझ गए होंगे यहाँ तक? किस चीज में किए थे? इन्होंने जो कोशिका था ओक पादप की छाल में इन्होंने एक ओक क्या है? यह एक पादप है। ओक क्या है जी? यह एक पादप है। वो पादप की छाल जो पादप यानी जो पौधा था उसकी छाल में उन्होंने कौर कुतक को देखा। वो जो कौर कुतक था इस तरह की संरचना उनको दिखाई दी। जो कौर कुतक था ये संरचना जो है यह मधुमक्खी की छत्ते के कार की संरचना दिखाई पड़ रहा है। ये संरचना दिखाई पड़ रहा है। ये जो संरचना है मधुमक्खी की संरचना की तरह ही होता है। ये संरचना उनको किनको दिखाई पड़ा? रॉबर्ट हुक को दिखाई पड़ा। और जो ये संरचना था उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल्यूलई नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह की कुछ संरचनाएं उन्हें दिखाई पड़ रहे थे उसको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल्यूलई। और बाद में यही सेल्यूलई को रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ को नाम दे दिया? सेल। समझ गए? सेल का मतलब कोशिका। फिर से हम आप लोगों को इसको रिपीट करवा देते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका की खोज किए थे इन्होंने? मृत कोशिका की खोज किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। और किस चीज में किए थे? किस चीज में किए थे जी? ओक पादप है। ओक क्या है? यह एक प्रकार की पादप है। इन्होंने ओक पादप की जो छाल ली थी वो छाल में एक ऊतक पाया जा रहा था। उस ऊतक को क्या कहा जाता है? कौर कुतक। वो जो कौर कुतक है वह कुछ इस प्रकार की उसकी संरचना था। और ये संरचना जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, देखो जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरह का ये संरचना रॉबर्ट हुक को दिखाई पड़ रहा था। और ये संरचना को रॉबर्ट हुक ने सेल्यूलई नाम दिया। और बाद में फिर यही सेल्यूलई को रॉबर्ट हुक ने सेल का नामकरण कर दिया। समझ गए होंगे यहाँ तक? चलते हैं अगला। अब यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है जी? बने रहिए। कोशिका क्या है? कोशिका हम किसे कहेंगे? तो कोशिका जो होती है कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र
अस्तित्वयापन व जीवन की सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। स्वतंत्र कोशिका क्या है? कोशिका जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन, यानी कि जो कोशिका है उस कोशिका में पूरे जीवन को हम लोग यापन कर सकते हैं। क्या कर अस्तित्व का मतलब क्या होता है? जीना, यानी कि हम उसमें एक ही कोशिका में यापन का मतलब हम लोग अपने जीवन यापन कर सकते हैं। एक ही कोशिका में जीवन को यापन कर सकते हैं। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन, यानी कि उस कोशिका में अपने जो जीवन है हम उस जीवन को एक ही कोशिका में अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, यानी कि पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अमीबा जो होते हैं वह एक कोशिकीय जीव है, और यानी कि वही एक ही कोशिका में वो अपने जीवन को अस्तित्व, यानी कि वो अपना पूरा जीवन चलाएंगे। जो अमीबा है उसी में वो एक कोशिकीय जीव है, और वो एक कोशिकीय जीव में अपना भोजन करेंगे, पाचन करेंगे, श्वसन करेंगे, परिवहन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। ये सभी कार्य एक ही कोशिकाओं में करेंगे। वहीं पर दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। जो कोशिका होते हैं, कोशिका में हम लोग क्या करते हैं? भोजन को क्या कहते हैं? हम लोग चबाते हैं, यानी कि पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। सभी कार्य हम लोग किस चीज़ में करते हैं? कोशिकाओं में करते हैं। अगर कोशिका नहीं होता तो क्या हम लोग पाचन, श्वसन, उत्सर्जन ये सभी काम कर सकते? नहीं कर सकते थे। तो कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व यापन नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अगला लाइन क्या कह रहा है? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जो थे यह सजीव कोशिका की खोज किए थे। मृत कोशिका की खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। ये तो हम लोग पिछले की स्लाइड में पढ़ चुके हैं। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। यानी कि कौन सी कोशिका को उन्होंने देखे थे? सजीव कोशिका को उन्होंने देखा था। उसके बाद एक और नए वैज्ञानिक आए हमारे, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में किस चीज़ की खोज की? केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की खोज, व बाद में अनेक इनके सुधार के बाद फ्रेंच इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई, तो फिर कोशिका के जो संरचना है उसकी पूरी संरचना का अध्ययन करने में हम लोगों को क्या हुआ? आसान नहीं हुआ। चलिए अगले नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के चित्र, आप उनका फोटो देख सकते हैं कैसे वैज्ञानिक थे। एंटोन वॉन लीवेनहॉक इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की कौन सी कोशिका की खोज की थी जी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। कब किए थे? 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किए थे। किस चीज़ में किए थे? याद रखिएगा आप लोग, WBC, RBC, ईस्ट, शुक्राणु, जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है, शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। ईस्ट यानी कि एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार की कवक है। RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। वहीं पर WBC की बात करते हैं, WBC का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है। WBC का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है। समझ गए? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किए थे। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। किस चीज़ में किए थे? WBC, RBC, ईस्ट, शुक्राणु और एवं जीवाणु। समझ गए होंगे। चलिए अगला स्लाइड पर चलते हैं। वहीं पर रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम किस चीज़ की खोज किए थे जी? रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किए थे? 1831 ईस्वी में। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत अगला टॉपिक है हमारा है कोशिका सिद्धांत। कोशिका
सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत 1838 ईस्वी में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन ने आप देख सकते हैं यहाँ पे 1838 ईस्वी में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन ने, इन्होंने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि जब वनस्पति वैज्ञानिक थे 1838 ईस्वी में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कब? 1838 ईस्वी में। इन्होंने जो मैथियस स्लाइडन थे वो बहुत सारे पौधों के जब उन्होंने अध्ययन किए थे तो उन्होंने पाया कि पौधे जो होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जब मैथियस स्लाइडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि जो पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। ये जो पादप होते हैं बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर होते हैं और ये कोशिकाएं जो होती है बाद में किस चीज़ का निर्माण करती है? ऊतकों का निर्माण करती है। समझ गए? ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय एक और वैज्ञानिक, लगभग इसी समय 1839 ईस्वी में एक प्राणी वैज्ञानिक, 1839 ईस्वी में एक प्राणी वैज्ञानिक, यानी कि जो प्राणी वैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे? ब्रिटिश को इंग्लैंड भी कहा जाता है। प्राणी वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने, इन्होंने ये कौन से वैज्ञानिक थे? जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद जब इन्होंने जंतु कोशिकाओं को अध्ययन किया, जब इन्होंने जंतु कोशिकाओं को बहुत सारे जंतु कोशिकाओं के इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि जो कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव झिल्ली कहते हैं। जो थियोडर स्वान थे उन्होंने प्राणी वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। इन्होंने जब जंतु कोशिकाओं के अध्ययन किया तो इन्होंने जब कोशिकाओं को अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि जो कोशिका होती है उसकी बाहरी परत में एक पतली बाहर में एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीवद्रव झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया, इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया। फिर जब इन्होंने इस वैज्ञानिक ने जब पादप ऊतकों के, थियोडर स्वान जो थे इन्होंने पादप ऊतकों की, जब इन्होंने पादप के अध्ययन किया तो पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। इन्होंने क्या देखा? जब पादपों की इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति मिलती है जो क्या होते हैं? पादप की विशेषता को बतलाते हैं, जो पादप की विशेषता होती है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने परिकल्पना रखते हुए बताया प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। उपरोक्त आधार पर यानी कि जो कोशिका सिद्धांत है मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान ने दोनों संयुक्त होकर यानी कि दोनों मिलकर, उपरोक्त आधार पर स्वान और मैथियस स्लाइडन ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और जो कोशिकाएं होती है और उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। अगर ये जो कोशिका होती है, जो नई कोशिका बन रही है, ये कोशिकाएं, तो स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का जो शरीर है कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। इन्होंने यह बताने में असफल रहे। स्लाइडन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा, यानी कि यह नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। मैथियस स्लाइडन और स्वान ने संयुक्त रूप से तो बोल दिया था कि सभी प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर जो होती है वह किस कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इन्होंने जब कोई और वैज्ञानिक, जब किसी और बंदा ने पूछा, अच्छा ठीक है अब जो बता रहे हैं आप कि जो प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर है वो कोशिकाओं और उनके उत्पाद से बने होते हैं, तो जब कोई दूसरा वैज्ञानिक ने पूछा कि ठीक है आप तो यह बता दिए, तो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, यह सफल रहा। स्लाइडन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में सफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तब इसके बाद एक नई वैज्ञानिक हमारे आए, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में
इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्वस्थित कोशिकाओं से होती है। रुडोल्फ विर्चो ने बतलाया कि जो नई कोशिकाएं होती है, अगर ये कोशिका है, ये जो कोशिका छोटी छोटी पुत्री कोशिकाएं बन रही है, इसे जनक कोशिका कहेंगे और ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, पुत्री कोशिका या संतति कोशिका कहेंगे। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बतलाया, इन्होंने 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कोशिका विभाजित होती है, यानी कि जो ये कोशिका है ये विभाजित करती है और विभाजित होती है और ये दोनों नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ये जो नई कोशिकाएं होती है पूर्व स्थित, यानी कि जो पहले की कोशिका है पूर्व स्थित का मतलब क्या होता है, जो पहले की कोशिकाओं के उत्पाद से पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन, पूर्व स्थित कोशिका के क्या विभाजन से बनते हैं नई कोशिकाएं, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनते हैं, समझ गए। और नई कोशिकाओं में पूर्वस्थित कोशिकाओं का विभाजन से होता है। इन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने एक कथन दिया था, वो कथन था ओमनिस सेलुलस सेलुला। ओमनिस सेलुलस सेलुला का मतलब क्या होता है कि जो कोशिका होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनिस सेलुलस सेलुला का मतलब क्या हुआ कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, समझ गए होंगे यहाँ तक। इन्होंने स्लाइडन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नमत है। इन्होंने बतलाया कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। और दूसरा बात इन्होंने बताया, ये दोनों स्वान और स्लाइडन दोनों मिलकर तो बता ही दिए कि सभी कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्वस्थित कोशिका से निर्मित होती है, समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर शॉर्ट नोट माइंड मैप में लेकर आए हैं। कोशिका सिद्धांत मैथियस स्लाइडन ने एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, जर्मनी के थे। 1838 ईस्वी में इन्होंने पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि जो पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और ये कोशिकाओं बाद में ऊतक का निर्माण करते हैं। एक कौन कहे थे, मैथियस स्लाइडन का कहना है। और वहीं पर थियोडर स्वान की अगर हम बात करते हैं, थियोडर स्वान ने यह एक प्राणी वैज्ञानिक थे, यानी कि जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहाँ के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश के, यानी कि इंग्लैंड के। इन्होंने 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में जंतु कोशिका को जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि जो जंतु कोशिका के अध्ययन के बाद इन्होंने पाया कि जो कोशिका होती है, कोशिका के बाहरी परत में एक परत मिलती है, पतली परत मिलती है, इसे जीवद्रव झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जीवद्रव झिल्ली की खोज किसने किया, थियोडर स्वान ने। आप याद कर लीजिएगा, जीवद्रव झिल्ली की खोज किसने किए थे, थियोडर स्वान ने। वहीं पर फिर इन्होंने जब पादपों का अध्ययन किया, थियोडर स्वान ने जब इन्होंने पादपों का अध्ययन किया तो ये पादप की कोशिका में एक परत मिलती है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति होती है वो पादपों की विशेषता को बताती है। पादपों में कोशिका भित्ति को पाया जाना क्या है, यह एक विशेषता है। तो पादपों के ऊतक के अध्ययन के बाद उन्होंने पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को देखा और ये कोशिका भित्ति पादपों के लिए क्या थे, विशेष थे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।